स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल nexttesty.in पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि आपके सामने हर एक दिन अब आपको मिलेगा 30 सवाल और प्रत्येक लेक्चर में 30 सवाल हम लोग एनटीपीसी के करेंगे। लेकिन एक ही दिन इसको कवर हो पाया था, यानी एक ही क्लास हम लोग ले पाए थे, उसका किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से रेगुलर नहीं हो पाया था। अब आपके सामने डेली बाय डेली आपको मिलेगा 30 सवालों का सीरीज एनटीपीसी का, और 90 दिनों में हम लोग एकदम जीतोड़ मेहनत करेंगे और जमकर तैयारी करेंगे, एनटीपीसी जरूर निकलेगा दोस्तों। तो चलिए आज दूसरा क्लास यानी दूसरा लेक्चर में हम लोग एनटीपीसी 2016 के सीबीटी 1 जो कि 26/4/2016 शिफ्ट पहला कर चुके थे, ये दूसरे शिफ्ट का सवाल आपके सामने लेकर आ रहा हूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आप प्रत्येक सवाल को जरूर करिएगा, है ना। आप देखिएगा कैसे सवालों को करते हैं। जो आपको होता है तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है। जो नहीं होता है उसको देखिएगा कैसे सॉल्व होता है। आप अंत तक सारा का सारा 300 सवाल को देखिएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी टाइप के सवाल है, पूछे गए सवाल हैं, तो सभी टाइप की आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने क्या लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों, पढ़िए। सुष्मिता 900 रुपये 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी। दोस्तों, एक तो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। लेकिन इसको आप कैसे कर सकते हैं जरा समझिएगा। जैसे कि अगर 100 रुपया वो किसी से ली होगी, तो 1 वर्ष में 6% की दर से कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा पहले साल में। दूसरे साल में कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तीसरे साल में कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा, क्योंकि 100 जब हम रुपया माने हैं उसका 6% 6 होता है, तो 100 का 6% 6 रुपया, तो 100 में 6 जोड़ेंगे तो 106 पहला साल। दूसरा साल में 112, तीसरा साल में 118 और चौथा साल में 124 दोस्तों। यानी 100 का 124 रुपया ब्याज देना पड़ गया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, 100 रुपया वो नहीं ली थी, वो ली थी 900 रुपया। तो 100 में अगर आप 9 से गुना करिएगा तो ये 900 बनेगा। जब आप मूलधन में गुना किए हैं 9 से, तो आपको यहां जो आया है मिश्रधन यानी ब्याज सहित जो आया है, इसमें भी आपको गुना करना पड़ेगा कितना से, 9 से, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 9 चौका 36 के 6 3, 9 दूना 18 3, 21 का 1 2, 9 कम 9 2 11, है ना दोस्तों। 1116 हो गया ये सिर्फ ब्याज। देखिए दोस्तों, 1116 हो गया ये सिर्फ ब्याज, ठीक है। और 9 कितनी धनराशि, 1116 रुपया, ये जो था 106 रुपया क्या था, ये 6 रुपया ब्याज और 100 मूलधन। यहां 6 रुपया फिर ब्याज, 6 रुपया फिर ब्याज और 100 मूलधन तो जुड़ ही रहा है। तो 1116 रुपया कुल जो है सुष्मिता को देना पड़ेगा, धनराशि वापस करनी होगी। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक बात आपको बता दें, जब ये 4 वर्ष का था आप निकाल दिया, आपसे अगर 20 वर्ष का पूछ दे, सपोज 10 वर्ष का पूछ दे, तो ऐसे करके तो नहीं करेंगे। क्या करेंगे, देखिए एकदम आसानी से सुनिए। 100 मान लेंगे और रेट गुना टाइम कर दीजिएगा। रेट गुना यानी दर गुना समय कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, दर गुना समय। दर क्या था आपके पास, 6% था। साधारण ब्याज में ऐसा करेंगे, सिर्फ साधारण ब्याज में, ठीक है ना दोस्तों, साधारण ब्याज में, ठीक है। तो दर है हमारा कितना, 6% और टाइम कितना है दोस्तों, 4 साल का समय है। तो 6 चौके 24 रुपया ब्याज हुआ, यानी टोटल जो मिश्रधन हो गया 124 हो गया। मिश्रधन 124 हुआ कब, जब मूलधन 100 था। लेकिन ये तो 900 है, यानी 9 से गुना इसमें करेंगे तो इसमें भी 9 से गुना करेंगे, और जब आप 9 से गुना करिएगा तो 1116 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से हर एक सवाल में आपको मैं बताता चलूंगा कि कैसे सवाल में अप्रोच लगाना है। आप इसी तरह से दोस्तों देखते रहिए, मजा आ जाएगा, हर एक सवाल आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल बेहद ही आसान है, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। लिखा हुआ 2x + 4 बराबर x
2x माइनस 3। दोस्तों x को यहां लाइएगा तो क्या बनेगा, 2x में से x चल जाएगा तो x बनेगा बराबर -3 और ये +4 जाएगा तो -4 हो जाएगा, यानी माइनस का 7 हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है ना, मजा आ गया। उसी तरह से तीसरा सवाल भी देखिए, बड़ा ही आसान है। तीसरा सवाल क्या है दोस्तों, करते रहिए, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक एक सवाल आप यहां पढ़ेंगे। 4 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 3x, ये कहा दोस्तों सरल करने के लिए, तो सरल करने वाली कौन सी बात, 4 गुना x हो जाएगा 4x। देखिए 4x और माइनस का 4, ये 4 से गुना होगा ना एक में, तो माइनस का 4 और माइनस का 3x, तो 4x में से 3x आएगा दोस्तों, कितना बचेगा, x बचेगा, x माइनस 4 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए, 300 सवाल को आपको अटेम्प्ट करना है और करने का प्रयास करना है। जो आपसे नहीं होगा उसको दोबारा से वीडियो को बैक करके देखिएगा, तो आपको बेहतर तरीके समझ में आएगा और हम लोग 90 दिनों में तो महारत हासिल कर लेंगे एनटीपीसी के मैथ में। आपको जबरदस्त तरीका से समझ में आएगा और जरूर आपकी एनटीपीसी निकलेगी, नौकरी जरूर लगेगी दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल देखिए दोस्तों, क्या है चौथा सवाल, एक फोरमैन के रूप में कार्तिक राजू से 2 गुना सक्षम है, ठीक है, तथा वे दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। राजू अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर देगा। दोस्तों एक बात बताइए, कार्तिक राजू से 2 गुना सक्षम है, यानी कार्तिक जो है राजू से 2 गुना सक्षम है, यानी अगर हम उनकी क्षमता निकालें तो कितना में अनुपात होगा, 2:1। इसका सीधा सा मतलब हुआ, यानी काम कितना में खत्म करेगा, अगर कार्तिक और राजू का काम निकालेंगे कौन कितना दिन में एक काम को खत्म करेगा, तो ये 1 दिन में करेगा तो ये 2 दिन में करेगा, अनुपात उल्टा हो जाता है दोस्तों। आप सीधी सी बात समझिए, जो ज्यादा मेहनती होगा यानी ज्यादा जल्दी काम खत्म करेगा उसको तो कम समय लगेगा ना काम करने में। आप ऐसे समझ लीजिए या फिर आप ऐसे समझिए, ये रहा कार्तिक, ये रहा राजू, दोनों का जो कार्य क्षमता है दोस्तों कितना है, कार्तिक राजू से 2 गुना सक्षम है, यानी कार्तिक अगर एक काम को 1 दिन में खत्म करेगा तो राजू उसको 2 दिन में खत्म करेगा। बात समझ में आ रही दोस्तों, दोनों का जब हम एलसीएम लेते हैं, टाइम एंड वर्क में ऐसे लेते हैं ना, ये 1 दिन में खत्म करता है, ये 2 दिन में खत्म करता है, तो टोटल काम हो गया 2, ऐसे करते हैं। इसको 1 दिन में ये कितना काम खत्म करेगा, ये 1 दिन में पूरा काम खत्म करता है, ये 2 दिन में पूरा काम करता है, तो इसका 1 दिन का काम हो गया 2 और इसका 2 दिन का काम हो गया 1। ठीक है दोस्तों, भागा देते हैं ना, 1 दिन का काम 1 हो गया, इसका 1 दिन का काम 2 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि 1 दिन में ये कितना काम खत्म करता है, आई बात समझ में। तो एक बात बताइए, ये दोनों मिलके यानी कि 3 में ये 2 काम करेगा, तो 1/2/3। देखिए तो ये जो मिलके काम करेगा 3 में 2 काम खत्म करेगा, तो 1 दिन में 2/3 काम खत्म करेगा, लेकिन काम टोटल कितना चाहिए, 20 दिनों में पूरा कर रहा है, काम 20 दिनों में पूरा हो रहा है, यानी ये 2/3 जो है ये क्या है, ये जो काम था, काम ये 2/3 दिन में काम खत्म होता है, लेकिन काम तो 20 दिन में खत्म हो रहा है, यानी 2/3 बराबर 20 हो गया, तो 1 बराबर हुआ 20 गुना 3/2, यानी ये हो गया कितना दोस्तों 10, यानी 30 हो गया, 1 बराबर 30 हो गया। आपसे पूछा कि राजू अकेला उससे कितना दिन में खत्म करेगा, तो 30 गुना 2 यानी 30 गुना 2 यानी 60 दिन में राजू काम को खत्म करेगा, 60 दिन में राजू काम को खत्म करेगा। फिर से समझिए कैसे किए, यहां जो हम निकालते हैं टाइम एंड वर्क में, आप जानते हैं कि ये जो है कार्तिक जो है, कार्तिक 1 दिन में काम खत्म करेगा, तो राजू उसी काम को 2 दिन में खत्म करेगा। यहां आता है टोटल काम, यहां क्या आता है टोटल काम, और यहां क्या आता है, ये 1 दिन में अगर 2 काम किया और ये 2 दिन में यानी 2 काम किया, तो ये क्या आता है 1 दिन का काम आता है दोस्तों, है ना। तो यहां से हम निकाल लिए टोटल कितना आ गया, 60 दिन में कौन करेगा खत्म काम, राजू 60 दिन में उस काम को पूरा करेगा अकेला मिलकर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, टाइम एंड वर्क का बेहद ही आसान सा सवाल था, सिर्फ क्या है ये कार्य क्षमता पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, एक और सवाल देखिए, 5वां सवाल ट्रिग्नोमेट्री से। देखिए दोस्तों 5वां सवाल, देखिए 5वां सवाल बेहद ही प्यारा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। क्या लिखा हुआ, tan a बराबर
tan A बराबर 15/8 है और आपको दिया tan B बराबर 7/24 दिया हुआ है। आपसे वैल्यू पूछा है cos A माइनस बी, यहां लिख लेते हैं कोना में, cos A माइनस बी का वैल्यू पूछा है। तो cos A माइनस बी का फॉर्मूला पता है आपको? नहीं पता है तो जान लीजिए, cos A माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, sin A इंटू sin B। ये उल्टा होता है, यहां माइनस होता है तो फॉर्मूला में प्लस होता है और यहां प्लस होता है तो फॉर्मूला में माइनस हो जाता है। यानी अगर cos A प्लस बी होता तो फॉर्मूला होता cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। यहां माइनस है तो फॉर्मूला होगा cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। अब एक बात है, हमको cos A का जरूरत पड़ने वाला है, cos B का जरूरत पड़ने वाला है, sin A का जरूरत होने वाला है और sin B का जरूरत होने वाला है। तो एक बात बताइए, tan A जो है वो 15/8 है, तो tan A एक्चुअली होता क्या, जरा सा शॉर्टकट में समझते जाइए। tan थीटा क्या होता है? P/B, यानी लंब बटे आधार, तो P/B। तो यहां जब P/B है दोस्तों, तो हाइपोटेनस यहां से निकाल लीजिए। तो हाइपोटेनस यहां से क्या आएगा? हाइपोटेनस tan A वाले सेंस में हाइपोटेनस क्या होगा? हाइपोटेनस यही तो होता है रूट के अंदर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो P का स्क्वायर 15 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 225। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 64 होता है। होता है कि नहीं होता है? तो ये कितना हो जाएगा? 225 में 64 जोड़िएगा तो आएगा 289। 5 4 9 6 2 8, 289 का मतलब दोस्तों हो गया 17। कितना हो गया? 17 हो गया, यानी H आ गया 17 tan A वाले में। अच्छा यहां आइए तो tan B में ये होता है P, ये होता है B, यानी लंब बटे आधार। ये P तो हम लोग लंब को P बोलते हैं, आधार को B बोलते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि सब जगह एक थोड़ी होगा, यहाँ tan A है और यहाँ tan B है दोस्तों। तो जब P है 7 और B है 24, तो H दोस्तों क्या हो जाएगा? रूट के अंदर क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना? 576 होता है दोस्तों 24 का स्क्वायर। तो 49 में अगर आप 576 जोड़िएगा तो 625 आएगा। जोड़िए 9 6 15 5, 1 बचा, 7 4 11 12 2, 1 बचा, 5 1 6, तो 625 का मतलब दोस्तों क्या हो गया? 25 हो गया यूनिट में जो भी होगा। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, जब आपके पास H है, P है, B है, यहां भी P है, B है, H है, तो जब tan A दोस्तों है ये है, तो हमको लगे हाथ बता दीजिए तो cos A क्या हो जाएगा? cos A क्या होता है? B/H, यानी आधार बटे कर्ण। तो B आपका दोस्तों क्या है? 8 है और H क्या है? 17 है। जब cos A हो गया तो लगे हाथ दोस्तों sin A भी बता दीजिए, तो sin A क्या होता है? P/H, यानी 15/17। तो दोस्तों हमारे पास cos A आ गया, sin A आ गया। यहां जाइए cos B, क्योंकि जरूरत पड़ने वाला है cos B का, तो cos B दोस्तों क्या हो जाएगा? cos B क्या होता है? B/H, यानी B हमारे पास है 24 है ना दोस्तों, और H कितना है दोस्तों? 25 है। और sin B क्या हो जाएगा दोस्तों? sin B क्या होता है? P/H, यानी 7/25। अब देखिए हमारे पास सारा का सारा हथियार तैयार है। cos A पता है, sin B cos B पता है, sin B पता है, cos A पता है और sin A पता है। तो यहां आप लगा दीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए। देखिए cos A क्या है? 8/17 गुना, चूंकि ये गुना में होता है। cos B क्या है? 24/25, बीच में प्लस तो प्लस दे दिए। sin A क्या है? 15/17 गुना sin B क्या है? 7/25। दोस्तों एक बार यहां आते हैं, थोड़ा सा टेलीविजन में यहां लिख लेते हैं। बताइए 17 गुना 25 यहां भी है और 17 गुना 25 यहां भी है, यानी दोनों में हम अगर कॉमन ले ले तो 17 गुना 25 है। 17 गुना 25 करके जो भी गुना में आएगा है ना, ऊपर में क्या बचेगा? 8 गुना 24, 8 गुना 24 बीच में प्लस का साइन और 15 गुना 7 दोस्तों। तो 8 गुना 24, 8 चौके 32, 2 3 हुआ, 8 2 16, 3 19 192 प्लस 15 7 105 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बट्टे 17 गुना 25 करिएगा तो 17 पंचे 85, 5 हो गया, 8 बच गया। देखिए 17 पंचे 85, 5 हो गया, 8 बचा, 17 दूना 34, 8 42 है ना दोस्तों, 425 हो गया। 192 में 105 जोड़िएगा कितना आएगा? 297। तो 297 बट्टे 425, जरा से देखिए तो
कहां दिखाई दे रहा है? 297/425 ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। आ गया समझ में? अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा ना तो आप और जल्दी कर पाएंगे। अभी तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे थे, थोड़ा सा टाइम लगा, आप इसको बहुत जल्दी भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए कि tan A sin A cos A sin B और कुछ फार्मूला की cos A minus B क्या होता है? cos A cos B प्लस sin A sin B, है ना, यानी cos A into cos B प्लस sin A into sin B। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? जोशी एक बस 15% की हानि पर 5100 रुपये में बेचता है। उसे 15% लाभ पाने के लिए उस बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, ये भी लाभ हानि वाला कोई बात है क्या? 15% हानि हो रहा है, यानी 15/100 काट दीजिए तो एक बार आप 5 दिया 15, 20 2500। दोस्तों हानि पे बेच रहा है, यानी 20 में खरीदा था तो 17 में ही बेच दिया। ध्यान से सुनिएगा, हानि पे घटा देते हैं ना, 20 में खरीदा था तो 17 में ही बेच दिया। कितना में बेचा? 5100 में बेचा। ये 17 किसको दिखा रहा है? 5100 को दिखा रहा है, यानी 17 जब 5100 है तो एक कितना हो जाएगा दोस्तों? एक हो जाएगा 300। मेरी बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या 20 रुपया में खरीद के 17 रुपया में बेचेगा तभी उसको कितना का हानि हो रहा है? 15% का हानि हो रहा है। यानी 17 रुपया में तो बेचा नहीं, बेचा 5100 में। इसका मतलब एक किसके बराबर है? 17 से भागा दीजिएगा, 17 या 51, यानी 5100। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा था उसे 15% लाभ पाने के लिए उस बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। आपको पता चल गया कि एक जो है वो 300 को दिखाता है, एक किसको दिखाता है? 300 को दिखाता है। 15% लाभ जब वो लेगा, लाभ जब दोस्तों लेगा तो 20 में खरीद के 23 में बेचेगा। यहां तो हानि था, यहां 15% हानि था तो 17 में बेचा, लेकिन जब 15% लाभ लेगा तो 23 में बेचेगा, और 23 को 300 से गुना करिएगा तो 23 या 69 होता है। 69 पे 00, यानी 6900 रुपया में उसको बेचना पड़ेगा 15% लाभ पाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप यहां से यह भी निकाल सकते थे कि एक्चुअली वो कितना में खरीदा था, तो 1 बराबर 300 तो 20 बराबर दोस्तों 6000। आ गया ना, मजा आ गया दोस्तों। तो टेंशन नहीं लेना, पढ़ कहां रहे हैं, नेक्स्ट टेस्ट पर दोस्तों मजा आ जाएगा। आप खाली पढ़ते तो रहिए, 90 दिन हमारे साथ जुड़े रहिए और मजा आ जाएगा आपको। 90 दिन में इतने सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे एनटीपीसी कि मजा आ जाएगा, फिर मैथ्स का कभी आपको डर नहीं लगेगा मैथ्स से। 7वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। 7वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 288 रुपये को 2:3:5, 2:3:5:6 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक रुपये का हिस्सा। दोस्तों इतना आसान सवाल, और टोटल कितना है? 288 रुपया है। कैसे करना है? सबको जोड़िए, 3 2 5 5 10 6 16 दिखाता है 288 को, तो एक दिखाएगा 16 एकम 16, 12 128, 16 8 128 दोस्तों, है ना। तो एक दिखा रहा है 18 को, तो ये हो गया 18 दूना 36, ये हो गया 54, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 108। देखिए कौन सा है? 36 54 90 108, यानी हमको तो दिखाई दे रहा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। मजा आ गया, बड़ा ही आसान सा सवाल था दोस्तों। तो चलिए 8वां सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है सवाल, पढ़िए। एक वस्तु को 2% तथा 16% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपयों का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात कितना होगा? देखिए दोस्तों बड़ा ही आसान सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है। देखिए 2% के लाभ, एक ही वस्तु है, वस्तु एक ही है, यानी सामान एक ही है। पहले यानी एक बार उसको 2% लाभ पे बेचना चाह रहा है और दूसरे बार उसको 16% के लाभ पे बेचना चाह रहा है। एक वस्तु को 2% और 16% लाभ बेचने पर विक्रय मूल्य 3 रुपयों का अंतर है। देखिए अगर इसको हम 2% लाभ के बेचे, यानी 2/100, यानी 1/50, यानी 50 में खरीदेंगे तो 51 में बेचना पड़ेगा। दूसरा 16% के लाभ में बेचे अगर, तो 16% के लाभ में तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 25 चौके 100, यानी 4/25, यानी 25 में खरीदेंगे तो 29 में बेचना पड़ेगा। यहां हो रहा है 2% लाभ और यहां हो रहा है दोस्तों 16% लाभ। बहुत अच्छी बात है।
का दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात कितना होगा। एक बात बताइए, कहा कि दोनों विक्रय मूल्य में 3 रुपयों का अंतर है। जरा यहां देखिए तो कितना रुपए का अंतर हो रहा है, या नहीं तो आप इसको यहां ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर 50 रुपया में खरीद के 51 रुपया में बेचा जा रहा है और यहां पे 25 रुपया में खरीद के 29 रुपया में बेचा जा रहा है, तो आप यहां एक बात और कह सकते हैं, क्या 2 से यहां गुना करिए, 2 से यहां भी गुना करिए, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 58। क्या हो रहा है यहां पे, ध्यान समझिएगा, क्योंकि वस्तु का जो विक्रय मूल्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्रय मूल्य तो 50 में खरीदा होगा ना, उसी को ना बेचा गया है। एक बार 2% लाभ पर और एक बार 16% लाभ पर। अगर आप यहां नहीं काटते तो यहां आंसर भी देखिए उसी ढंग से आता। हम 50 दूना 100 काटते और यहां पे 8 दूना 16 काटते, तब तो यहां 58 होता। ठीक है दोस्तों, ऐसे समझ में आ गया आप लोगों को। तो कहा दोनों के बीच में यहां का अंतर एक्चुअली में कितना, 7 का अंतर है, लेकिन सवाल में बोला 3 रुपयों का अंतर है, यानी 7 का अंतर जो है वो एक्चुअली में 3 के बराबर है। यानी कि जो 7 का अंतर हमारे पास है वो 3 के बराबर है, या 3 का अंतर 7 के बराबर है। तो एक्चुअली में जो 3 बराबर, या ऐसे लिखिए इसको कि 3 का अंतर 7 के बराबर है, तो 1 एक्चुअली में क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। तो जो ओरिजिनल विक्रय मूल्य होगा, ओरिजिनल यानी कि वास्तव में जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा दोस्तों, 51 गुना 7/3 अनुपात 58 गुना 7/3। आपसे अनुपात पूछा है तो 7/3 का कोई मायने ही नहीं है, तो 51 अनुपात 58, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि हम यहां पे अंतर नहीं भी निकालते तो कोई फर्क पड़ने वाला था ही नहीं, क्योंकि हमको क्या आने वाला था, एक्चुअली अनुपात आने वाला था, वो तो कट ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और सवाल देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा लेकिन आसान सा सवाल है। क्या है दोस्तों, 9 नंबर सवाल। यदि W बराबर -2, W जो है -2 है और X जो है बराबर 3 है और Y बराबर 0 है दोस्तों, ये दिया हुआ है X Y W, ये दिया हुआ है, ओमेगा भी बोल सकते हैं आप इसको और Z दिया है -1/2। आपसे पूछा है 2 × W² प्लस X² प्लस Y²। क्या पूछा था आपसे, एक सेकंड, देखिए आपसे क्या पूछा है दोस्तों, आपसे पूछा है 2 × W² प्लस X² प्लस Y² का वैल्यू। Z का तो कोई जरूरी ही नहीं है, तो Z यहां पे ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो 2 × W का स्क्वायर -2 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस गैप हो जाएगा। X का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और Y² यानी 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया। तो 9 4 13 दूना 26, 2 × 13 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। -26 भी है तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या होगा, 26 होगा, यानी 26 होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मजा आ गया। एक और सवाल देख लीजिए, 10वां सवाल बड़ा ही आसान सा सवाल है। क्या है सवाल कि एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाह्यकोण का 60 डिग्री है, मतलब बाह्यकोण का मान 60 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। आपको हम एक चीज बताना चाहेंगे, नियमित है, अगर आप सबसे छोटा बहुभुज लीजिए, एक ट्रायंगल लीजिए, आप क्या लीजिए, त्रिभुज लीजिए। आपको एक चीज समझाना चाहते हैं, वरना सवाल तो 1 सेकंड में खत्म था। बाह्यकोण किसको बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं बाह्यकोण। इधर किसको, इसी को तो बोलते हैं बाह्यकोण। इधर किसको, इसी को तो बोलते हैं बाह्यकोण। बोलते हैं कि ना बोलते हैं। तो ये टोटल कोण, अंतःकोण और बाह्यकोण मिलके कितना होता है, 180 डिग्री। और अगर ये त्रिभुज है वो नियमित है, यानी ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये 60 डिग्री का होगा, और 60 डिग्री का ये होगा तो ये इसको निश्चित रूप से 120 डिग्री का होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो आपसे अगर पूछे कि इसमें भुजाओं की संख्या, आपको ये दिया हुआ नहीं रहे कि कौन सा बहुभुज है, आपको सिर्फ ये दिया रहे कि एक बहुभुज है और जिसके बाह्य कोण का, सभी बाह्य कोण का मान जो है 120 है और वो बहुभुज नियमित है, तो बताइए कितना भुजा होगा उस बहुभुज में। उसका सिंपल सा फार्मूला होता है कि 360 डिग्री को उसके बाह्य कोण से भागा दे दीजिएगा, तो 20 12 या 36 यानी कि 3 हो जाएगा। यानी कि 300, हमेशा ऊपर में 360 डिग्री ही होगा और नीचे बाह्य कोण होगा, तो वो जो कट के आएगा वो भुजाओं की संख्या होगा। एक बात और, जब भुजाओं की संख्या दिया रहे, और ये किसके लिए वैलिड है, ये सिर्फ नियमित बहुभुज के लिए है। अगर आपको भुजाओं की संख्या दिया रहे और आपसे पूछे बाह्य कोण का वैल्यू, तो 360 डिग्री में भगा दीजिएगा भुजाओं की संख्या से, तो आपको बाह्य कोण आ जाएगा। तो आगे दोस्तों समझ में, यहां पे आपसे क्या पूछा है कि एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री का है
और आपसे भुजाओं की संख्या पूछा है, तो हमें तो ये पता है कि 360 डिग्री में बाह्य कोण से आप भागा दे दीजिए, बाह्य कोण हो गया 60 डिग्री, तो कट के कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी भुजाओं की संख्या आ जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहां अंतःकोण दिया रहता तब ऐसा नहीं करते, पहले बाह्य कोण निकालते, क्योंकि इस फार्मूला में क्या रखते नीचे बाह्य कोण रखते हैं। और एक बात और, अंतःकोण और बाह्य कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। सपोज अगर आपको ये बोला, यहां पे बोला रहता कि अंतःकोण का वैल्यू है 60 डिग्री, यहां तो बाह्य कोण दिया था, अगर अंतःकोण का वैल्यू यानी ये वाला 60 डिग्री होता तो आपको बाह्य कोण निकालना पड़ता 180 माइनस 60 यानी 120, तब आप 360 में 120 से भगा देते तो आंसर आता 3 दोस्तों। तो याद रखिएगा 360 डिग्री बट्टे बाह्य कोण बराबर भुजाओं की संख्या, कब? जब बहुभुज नियमित हो। ठीक है दोस्तों, मजा आ गया। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 2646 तथा लघुत्तम यानी एलसीएम 42 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात करिए। दोस्तों एक बात आपको पता होगा कि किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ को जब गुना करेंगे तो वो दो नंबर का गुणनफल के बराबर होता है। यानी कोई नंबर अगर दो नंबर है उसके एलसीएम को गुना करिए, एचसीएफ को गुना करिए, तो उस दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर वो चीज आता है। आपको दो नंबर का गुणनफल दिया हुआ 2646 और आपको दिया हुआ है क्या दोस्तों, एलसीएम दिया हुआ है 42, तो आपसे एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2646 बट्टे 42 हो जाएगा। दोस्तों देखिए काटिए जरा इसको, एक बार इसको 7 से ही काटिए, 7 6 के 42, 7 से काटिएगा तो 7 तिया 21, 5 आएगा 54 आएगा, 7 7 49 आएगा, फिर 5 56 होगा, 7 8 56 हो जाएगा, 778 सॉरी 378, फिर 6 से काटिएगा इसको, कितना बार में कट जाएगा ये 6 6 के 36, 6 दूना सॉरी 6 3 18, 6 6 के 36, एक बचेगा, एक पर 8 18, 6 3 18, यानी 63 इसका एचसीएफ आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बेहद ही आसान, सिर्फ इतना, अगर कोई नंबर है ए और बी तो उसका जो एलसीएम होता है, ए बी का एलसीएम और ए बी का एचसीएफ, उसका जो गुना होता है वो किसके बराबर होता है, उस दो नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं दोस्तों। चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, है ना, तब फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बहुत ही प्यारा सा सवाल है दोस्तों। 12 नंबर सवाल क्या है, एक घर से दो वाहन, ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा आपको समझाने में टाइम लेंगे बस। क्या है, एक घर से दो वाहन 20 मिनट के अंतराल से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले। ठीक है, घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी गति से चलना पड़ेगा ताकि 18 मिनट के अंतराल पर वाहन मिल जाए। एक बात बताइए आपको, एक घर है ये सपनों का घर है ये, यहां से दो मोटरसाइकिल से या किसी चीज से दो गाड़ी निकली और कितना का अंतर पे 20 मिनट के अंतर पे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यहां पे एक चीज समझिए, यानी दो गाड़ी एक साथ स्टार्ट किया, सपोज स्टार्ट नहीं किया, यहां पे खड़ा है, एक गाड़ी 20 मिनट निकला हुआ एक गाड़ी का हो गया, यानी 20 मिनट जब हो गया तब ये स्टार्ट मारेगा चलने के लिए, तो वो 20 मिनट में कितना चल चुका होगा ये तो देखना होगा ना। 20 मिनट में कितना चल चुका होगा, तो उसका चाल है दोस्तों 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या होता है, दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, चाल गुना समय, चाल गुना समय। थोड़ा सा बेसिक से समझिए, मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दोस्तों 20 मिनट है, 20 से गुना नहीं कर दीजिएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। 20 को आप पहले घंटा में चेंज करिए तो 20/3 हो जाएगा घंटा में, 20 से कम 20, 20 या 60, यानी ये दोस्तों हो जाएगा 25/3 किलोमीटर। चूंकि ये भी किलोमीटर में था और इसको हम घंटा में निकाले तो ये हो गया 25/3 किलोमीटर हो गया दूरी। यानी यहां से इस गाड़ी, एक गाड़ी यहां पे है, दूसरा गाड़ी यहां पे है, दोनों के बीच का जो अभी दूरी है वो कितना है दोस्तों, 25/3 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, यहां पर एक औरत जा रही थी, दोस्तों, उसको एक गाड़ी यहां पे मिली,
एक गाड़ी क्या हुआ यहां पर मिली, ठीक है। ये आ रही थी, पैदल चल रही थी या ठहरी हुई थी, पता नहीं, ये ऐसे ही आ रही थी, ठीक है। तो आपको बोला कि ये औरत और कितनी गति से चले कि उसको 18 मिनट के अंतराल पर दूसरी गाड़ी मिल जाए, यानी 18 मिनट के अंतराल पर वाहन मिल जाए, इसका यही मतलब हुआ दोस्तों। थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहां पे। तो यहां से जब ये चल रही है, पता नहीं इसकी गति कितनी है, मान लेते हैं ये x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से धीरे धीरे बढ़ रही है या दौड़ रही है, पता नहीं। और ये गाड़ी अभी यही है और ये गाड़ी चलना, यहां चूंकि ये 25 किलोमीटर यानी कि 20 मिनट हो चुका है, यानी ये भी अब चलने ही वाला होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलने वाला होगा तो कितना के स्पीड से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और ये औरत आ रही है x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। दोनों को 18 मिनट में मिल जाना है दोस्तों, 18 मिनट के अंतराल पे मिल जाए, यानी कि ये अगर यहां है, ये अगर यहां, दोनों मिलकर दोस्तों दूरी कितना चलना पड़ेगा, दूरी यही तो चलना पड़ेगा, क्योंकि ये गाड़ी यहां है, ये गाड़ी यहां आप निकाल चुके हैं, 20 मिनट में 25/3 किलोमीटर की दूरी है। ये औरत अगर यहां है तो ये दोनों, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, चलो सजना दोनों मिलते हैं, है ना दोस्तों। तो कितना दूरी हो गया, 25/3 किलोमीटर चलना होगा। कितना, इसका x किलोमीटर चाल है, इसका 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। दोस्तों जब तो विपरीत दिशा से कोई चीज आता है तो गति तो जुड़ जाता है। जैसे आप अगर किसी ऐसे चीज की तरफ दौड़ रहे हैं जो आप ही की तरफ दौड़ रहा हो, तो कम समय लगेगा ना एक दूसरे को अप्रोच करने में, पहुंचने में, यानी इसीलिए गति क्या होता है, जुड़ जाता है। लेकिन जब भाग रहे हैं तो गति घट जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो एक ही तरफ आ रहा है, तो एक बात बताइए, ध्यान से समझिएगा, दूरी तो है इतना और चाल है दोनों का कितना, इसका है x और इसका है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूरी चलना है 25/3 और दूरी बटे चाल क्या होता है, समय होता है। तो चाल इसका है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 25/x। याद देखिए, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल दोस्तों क्या देता है, समय देता है। समय आपको दिया है मिलने में 18 मिनट का अंतराल है, यानी 18 मिनट लगता है, यानी 18/60 मिनट तो नहीं करेंगे, सब खेला घंटा में हो रहा है तो घंटा ही करेंगे। तो 25/3 गुना दोस्तों 25x प्लस x/1 यानी 1/25 प्लस x, ठीक है दोस्तों। और ये हो जाएगा 18/60, काटिएगा इसको, 6×3 18, 10×6 60, 3×6 18, ये हो गया दोस्तों 3/10, ठीक है दोस्तों। क्या करिएगा, तिरछी गुना कर दीजिए, तो इसको देखिए 3×3 9 हो जाएगा, देखिए 3×3 9 हो जाएगा, 25 नमा हो जाएगा दोस्तों 225 हो जाएगा, 25 दाहिने 250, तो 25 नमा 225, और 9 हो चुका था, 9 इंटू एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, 9x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुना 25 यानी 250 हो जाएगा दोस्तों। तो 9x बराबर हो जाएगा 250 में से 225 जाएगा दोस्तों, 25 आ जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 25/9 और भगा दीजिएगा तो 9 दूना 18, 18 7 25, 7/9, और ये क्या आया, चाल ही तो आया। तो इसका चाल है, यानी उस औरत का चाल है, ये औरत का चाल है, ये कितना, 2.7/9 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे किलोमीटर प्रति घंटा ही पूछा था दोस्तों, यानी कि 2.7/9 ऑप्शन नंबर हमको दिखाई दे रहा है सी दोस्तों। मजा आ गया, थोड़ा सा समझिए, आप आराम से सवाल बन जाता है दोस्तों। आप वीडियो को फिर से बैक करके देखिएगा, आपको बड़े ही आराम से समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 13 की। बड़ा ही आसान सा सवाल है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। एकदम फुद्दू सा सवाल है दोस्तों। आयत का जो विकर्ण होता है क्या होता है, रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई 5 का स्क्वायर 25 प्लस चौड़ाई 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 51 आ जाएगा दोस्तों, सॉरी 61 आ जाएगा। 25 और 36 मिलकर कितना हो जाएगा, 61। रूट के अंदर 61 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन आराम से एक बात समझिए, ऑप्शन में आपको एक है रूट के अंदर खाली 61 और एक है प्लस माइनस 61। यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, 11 और प्लस माइनस 11 की तो बात ही नहीं करेंगे। यहां पे कंफ्यूजन ये हो सकता है
क्या स्टूडेंट लोग सोचते हैं कि रूट के अंदर तो सही बात है, प्लस और माइनस दोनों ही चीज का बाहर आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको यह बात जानना चाहिए और आपको आना चाहिए क्या कि लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। इस सवाल में अगर कुछ जान वाला है तो सिर्फ यही है कि लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकता है। इसका मतलब सिर्फ रूट के अंदर 61 यानी कुछ नहीं होता, यानी प्लस का, यानी लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकता है। तो रूट के अंदर 61 जो होगा वही हमारा दोस्तों आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा आंसर होगा। प्लस माइनस की बात नहीं करेंगे, ये वाला गलत हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूट के अंदर 61 आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए ये जो लिखा हुआ है 15,872 और ये डिवाइड में है 32 और ये डिवाइड में है 4 दोस्तों। एक बात समझिएगा, ऐसे में तो बहुत कंफ्यूजन होता है जनरली स्टूडेंट को कि बटे का बटे क्या करेंगे। छोटका सा एग्जांपल आपको दे के दिखाते हैं। अगर आपको दे हम 5 बड़का बटे 4 और 2, तो इसको जनरली कैसे करेगा, ऐसे किया जाएगा। 5 बटे है तो ये मान लीजिए बटे, ये भागा हो गया। 4 बटे 2 कुछ इस तरह से है, 4 बटे 2 ये हो जाएगा 5 गुना 2 बटे 4, तो 2 से 2 गया, आंसर आ जाएगा 5 बटे 2। लेकिन अगर यही सवाल आपको ऐसे दिया रहे 5 छोटका बटे बड़का बटे 4 बटे 2, हालांकि ये कट के आप 2 करेंगे तो आंसर करेंगे 5 बटे 2, लेकिन ध्यान से सुनिए 5 बटे 5 और ये बड़का बटे यानी भागा ये, और 4 बटे 2 4 बटे 2, तो इसको आप करेंगे 5 गुना 2 बटे 4। 1 मिनट रुक जाए, यहां पे एक ही बात हो गया, ये 4 बटे 2 हो गया और ये एक ही सवाल हो गया, एक ही सवाल हो गया। इसको छोटका करिए, इसको बड़का करिए। तो आप अभी आप कैसे करेंगे सवाल को देखिए, 5 है ना, 5 बटे 4 ये छोटा बटे है, मेन बटे ये है भागा वाला, भागा 2, तो आज को करेंगे 5 बटे 4 गुना में बदल जाएगा 1 बटे 2, इसका आंसर हो जाएगा 5 बटे 8। तो जो बड़ा वाला बट्टा होता है ना, उसके लिए हम उसके बाद वाला चीज को पलटाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे तो क्लियर नहीं है, लेकिन चीज को समझिए। यहां बड़ा वाला बट्टे 32 के बगल में है, यानी 15,872 भागा 32 और फिर बटे में 4 है, यानी इसको कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे 15,872 बटे 32, ये जो है बटे में जो 4 है इसको गुना करके 1 बटे 4 करेंगे दोस्तों। बात समझ में आ रही है? कैसे करेंगे, 15,872 है ना, और इसको एक बार और आपको समझा देते हैं कैसे करिएगा। 15,872 भागा 32 बटे 4 आप जो करेंगे तो आप इसको कैसे करेंगे, ये ऐसे नहीं है, समथिंग इस तरह से है। तो आप करिएगा 15,872 बटे 32 भागा ये जो भागा 4 है, इसी को आप करिएगा 15,872 बटे 32 गुना 1 बटे 4 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है। क्लियरली वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आंसर इसी हिसाब से दोस्तों इसका दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मतलब एग्जाम में इसी अकॉर्डिंग मान के आंसर आया था, इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो बताइए इसको कैसे करेंगे, आप इसको काटेंगे, 4 से काटिए, कितना बार में कट जाइएगा, 4 तिया 12 बचा 3 38 हो गया, 4 नमा 36, 2 पर 7 27 हो गया, 4 छके 24 हो गया, 3 पर 2 32 हो गया, 4 अठे 32 हो गया। 32 से काटिएगा दोस्तों तो कितना बार में कट जाएगा, ये 32 से कम 32 हो गया, बचा कितना, ये 7 हो गया, 76 हो गया, 32 तिया 66 हो जाएगा, सॉरी 32 तिया 96 होता, 32 दूना 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और यहाँ कितना था 76 था, यानी 24 बचा है, 24 यानी 12 बचा है। देखिए यहाँ पे 32 दूना 64 हुआ और यहाँ पे 76 है, यानी 12 बचा है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ध्यान से, फिर से आप देखिए 3968 डिवाइडेड बाय 32 है। देखिए दोस्तों, तो 32 से कम 32 हो गया, 7 हुआ, 7 को अच्छा 76 हो गया, तो 32 दूना 64 हो गया दोस्तों, तो 64 हो गया और 76 है, यानी 12 बच गया दोस्तों, है ना। 12 पे 8 हो गया 128, तो 32 चौके हो जाएगा दोस्तों 128, है ना दोस्तों। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 124, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें समझने वाली बात दोस्तों यहीं पर थी। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
14 नंबर तो हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप खाली बने रहिए मात्र 90 दिनों तक, 90 दिन में आपकी जिंदगी न संवर गई तो फिर कहना। 15 नंबर सवाल क्या है दोस्तों, साइन x जो है वो दिया हुआ है 4/5 और आपसे पूछा है 1 + tan स्क्वायर x, है ना दोस्तों। तो कैसे करेंगे? अच्छा tan स्क्वायर x को तो मारिए बोली, साइन x है, साइन x cos x भाई भाई होता है, तो पहले cos x पता कर लेते हैं। साइन x यानी p/h होता है दोस्तों, यानी p है आपका 4, h है आपका 5, तो यहां से पहले b निकाल लीजिए। तो b क्या होता है, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और p यानी 4 का स्क्वायर 16, यानी हो जाएगा ये 9 यानी 3, यानी b आ गया आपका 3। तो cos x जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, b/h हो जाएगा, यानी 3/5 हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। cos x आ गया दोस्तों 3/5, तो cos स्क्वायर x भी निकाल लीजिए, या नहीं तो आप क्या करिए, cos x जब 3/5 है तो sec x निकालिए, तो कितना होगा 5/3। अरे cos x का उल्टा sec x और sec x का उल्टा cos x, तो जब cos x है 3/5 तो sec x हो जाएगा 5/3। अच्छा sec स्क्वायर x निकाल लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए 25/9। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर x जो है वो कुछ नहीं होता है, sec स्क्वायर x होता है। कहिएगा गुरुजी कैसे, देखिए sec स्क्वायर x - tan स्क्वायर x बराबर 1 होता है, आप 10वीं क्लास में या जरूर पढ़े होंगे आप, sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो sec स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर x, यानी sec स्क्वायर x ही है ये 1 + tan स्क्वायर x, यानी कि क्या दोस्तों sec स्क्वायर x का वैल्यू यानी कि 25/9 आंसर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन को देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिए एक डेटा सेट का विचरण यानी वेरिएंस 169 है, तो मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है। बड़ा ही आसान सा सवाल है। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों क्या होता है, मानक विचलन रूट के अंदर विचरण होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, लेकिन ये मोड में लेना है, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है दोस्तों। तो विचरण जो दिया हुआ वो 169 दिया हुआ है, 169 का मोड कितना होता है, यानी कि बाहर निकलेगा +-13, लेकिन चूंकि मोड लगा हुआ है यानी कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी क्या जो पॉजिटिव होगा यानी धनात्मक ही लेंगे, यानी 13 होगा इसका आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, एकदम आसान सा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 29,292 को गुना करना है 9,999 से, तो 9,999 को क्या 10,000 - 1 नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 29,292 को 10,000 से गुना करेंगे और -1 यानी 1 से इसको गुना करेंगे। थोड़ा सा जल्दी में करते हैं, ये हो जाएगा 29,292 पे 4 गो 0 है ना, यानी 10,000 है तो, और -1 यानी 1 से इसको गुना करिए क्या आएगा 29,292, 29,292 दोस्तों। घटा दीजिए इसको, 10 में से 2 गया 8, यहां आ जाएगा 9 में से 9 गया 0, फिर आ जाएगा 7, यहां आ जाएगा कितना दोस्तों 0, और आ जाएगा यहां 9, फिर हो जाएगा 8 2 9 2, तो 2 9 2 8 9 0, 2 9 2 8 9 0 7 0 8, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप एक एक करके चेक करते तो 8 0 7 8 0 7 सब में लगभग था, इसलिए पूरा का पूरा ही निकाल दिए हम, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिए 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बड़ा प्यारा सवाल लेकिन आसान है। क्या है, सैटेलाइट एयरटाइम का 5 मिनट 40 सेकंड के लिए बिल 13 रुपये है, 2 मिनट 40 सेकंड का बिल आपको निकालना है। 5 मिनट 40 सेकंड के लिए बिल दोस्तों 13 रुपया है, तो 5 मिनट में कितना सेकंड हुआ, 5 मिनट में हुआ 300 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो यानी कि 340 सेकंड का जो बिल है वो 13 रुपया है। तो 1 सेकंड का बिल दोस्तों कितना आएगा 13/340, और आपसे पूछा है 2 मिनट 40 सेकंड का, तो 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड और 40 सेकंड मिलके 160 सेकंड हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 17 दूना 34 हो गया और ये 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी 13 8 104 हो जाएगा दोस्तों।
104/17 हो जाएगा, 17 छाके 102 हुआ, 102 और बचेगा 2, 2 पर 0, 20 हो जाएगा दोस्तों। तो 17 एकम 17 होगा, यानी 6 रुपया 10 पैसा के आसपास, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। मजा आया? बहुत ही आसान सा सवाल था, आप बने रहिए अंत तक और 30 के 30 सवाल हम लोग करेंगे। आप अगर रेगुलर इसी तरह से वीडियो को देखते रहिएगा तो आपके एनटीपीसी में जरूर रैंक आएगा और आप जरूर क्लियर करेंगे एनटीपीसी। बस आप 90 दिनों तक बने रहिए, अपना 90 दिन दे दीजिए, जिंदगी के 90 साल आपके सुनहरे हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। लंबा सा सवाल है लेकिन सवाल में कुछ है नहीं, पढ़ते हैं एक बार। दिव्या एक स्थान से दूसरे एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर सवारी करते हुए वापस आने में 4 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। यानी दिव्या यहां से चली, यहां पहुंची और यहां से सवारी से वापस आ गई, यानी यहां चलकर और सवारी से एक बार चलकर गई, सवारी से आई, तो कुल समय उसको लगा दोस्तों कितना का लगा? 4 घंटा 45 मिनट। तो 4 घंटा हुआ और 45 मिनट का मतलब दोस्तों हुआ 45/60 घंटा। दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा कितना? 15 तिया 45, 15 चौके 60। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा? 4.3/4 घंटे हो गया। ठीक है, चलकर और सवारी, यानी कि एक तरफ से चलकर गई यानी पैदल और एक तरफ से सवारी लेके आई, तो 4.3/4 घंटा लग रहा है, यानी कि ये हो गया 4 चौके 16, 3 19/4 घंटा हो गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है कि वह दोनों ओर की दूरी 5 घंटे 55 मिनट में चलकर तय कर सकती है। यानी सिर्फ चलकर जाएगी तो दोनों ओर की दूरी वो तय करेगी 5 घंटे 55 मिनट में। तो 5 घंटा 55 मिनट का मतलब दोस्तों क्या हो गया? 11 × 55, 12 × 60 हुआ ना। 55 मिनट का मतलब हो गया 11/12 घंटा। तो 12 × 60 और 60 11 71, यानी 71/12 घंटा जो लगा वो दोनों तरफ से जब चल के गई तब हुआ। तो एक तरफ से चल के जाने में कितना समय लगेगा? इसका आधा समय लगेगा, यानी 71/12 गुना 1/2 या भागा दे दिया 2 से, आएगा ये 71/24 दोस्तों, इतना घंटा लगा। समझ में आया ना? अगर एक तरफ से चल के गया और इस तरफ से फिर चल के आया तो कुल समय 71/12 घंटा का लग रहा था। हमको तो एक ही तरफ का चाहिए, क्योंकि पैदल चलेगा तो एक ही चाल से तो चलेगा, ऐसा थोड़ेगा कभी दौड़ेगा कभी रुक जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, एक ही चाल से चल रहा होगा। तो 71/24 लग जाएगा, इतना घंटा लग जाएगा उसको एक तरफ से जाने में। दोस्तों एक बात बताइए, ये जो आया है ये चलकर, यानी एक तरफ से जो चल कर गया है, यानी पैदल चलने का ये समय है सिर्फ कि 71/24। ठीक है दोस्तों, और ये चलकर और सवारी से जाने में कितना लग रहा है? 19/4। तो एक बात बताइए, सिर्फ सवारी से जाने में उसको कितना समय लगेगा? सवारी से जाने में, तो सवारी से जाने में 19/4 और उसमें से चलकर घटा देंगे तो सवारी से जाने में कितना समय लगेगा वही आ जाएगा। तो चलकर कितना हो गया? 71/24 हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे आप करिएगा तो एलसीएम लेके थोड़ा गुना करना कठिन हो जाएगा, तो नीचे 6 बनाने के लिए हम नीचे 6 से गुना कर दिए, ऊपर भी 6 से गुना कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, बड़ा ही आसान है। 19 छक्के 114 हो जाएगा बटे 24 और माइनस 71/24, तो नीचे आ गया 24 और 114 में से 71 घटाइए, 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा और 11 में से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, 43/24। तो ये तो हुआ कि एक तरफ से जब सवारी से जाएगा तब का ये समय हुआ। तो दोनों तरफ से चाहिए सवारी जाना है उसको, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 4 दूना 8, 86/24। जब इसको भागा दीजिएगा, 24 तिया 72 होता है और 72 बचा कितना दोस्तों? 14 बचा, तो 72 हो गया, ये 14/24 हो गया, इतना घंटा हो गया। इसको मिनट में चेंज करिएगा तो 60 से गुना करिएगा, 12 दूना 24 और 12 पंचे 60, तो 14 पंचे, या देखिए ये फिर कट जाएगा 2 7 14, तो 7 पंचे 35 हो गया। यानी ये दोस्तों 3 घंटा और 35 मिनट का समय उसको लग जाएगा दोनों ओर से सवारी से जाने में, इधर से भी और इधर से भी। तो इसको सवारी मिल गया दोस्तों, पैदल चल रहा हूं सवारी चाहिए, तो कितना लगा दोस्तों? 3 घंटा 35 मिनट का समय उसको लगेगा दोनों तरफ से सवारी से जाने में, यानी कि 3 घंटा 35 मिनट। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजा आया? बहुत ही आसान था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20वां क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, कहा कि 1 है
यानी 1 है, 1/2, 1 है, 1/2 है, 1/2 है, 3/4 है, 1/4 इतना है आंकड़ों की माध्यिका। तो माध्यिका दोस्तों कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आंकड़ा क्या होना चाहिए? आरोही क्रम में होना चाहिए आंकड़ा। तो क्या करेंगे आंकड़ा को? सबसे पहले छोटा वाला, सबसे नजर आ रहा छोटा वाला 1/4 है, तो 1/4 1/4 2 गो है दोस्तों, 1/4 1/4, और उसके बाद क्या 1/2 कै गो है? 3 गो है, 1/2 1/2 1/2, फिर क्या है 3/4 2 गो है, 3/4 3/4, फिर क्या है 1 है और 2 है। टोटल कै गो देखिए नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख लीजिए यहां भी 9 है। तो माध्यिका ही आपसे पूछा था ना, माध्यिका यानी मीडियन। तो 9 गो है तो 4 गो इधर से भगा दीजिए, 4 गो इधर से भगा दीजिए, बीच में आया 1/2, यही तो होता है माध्यिका। माध्यिका हो गया आपका 1/2। और जब सम संख्या में आए ये सारा पद तो क्या करेंगे? बीच वाले का मीडियन यानी मीन ले लेते हैं, यानी एवरेज ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आ गया 20वां क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आइए 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन बेहद ही आसान बेईमान दुकानदार वाला सवाल है। क्या है दोस्तों कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तोल का उपयोग करके 1% तक धोखा देता है। यानी कि ये बेचने में भी और खरीदने में भी, यानी जब ये खरीदने गया होगा ना तो 100 ग्राम चीज अगले दुकानदार को ये झोलपट्टी पढ़ा के 101 ग्राम ले लिया। यानी अगले दुकानदार को जिससे ये खरीदा था ये दुकानदार, उसको झोल मार के 101 ग्राम ले लिया। अब बोला कि 2100 ग्राम लिए, और जब बेचने की बारी आई तो ग्राहक को वो 99 ग्राम ही बेचा। देखिए कितना चालाक है ये, 100 ग्राम कह के 99 ग्राम ही बेचा। और अगले जब वो खरीदने गया था तो 100 ग्राम वो बोला हम खरीद रहे हैं, लेकिन खरीद लिया 101 ग्राम। इसको चाहे आप रुपया में मान लीजिए कि 100 रुपया का चीज, मतलब 101 रुपया का चीज वो 100 में खरीद लिया, और 100 रुपया का मतलब जो चीज होना चाहिए वो 99 रुपया में जितना होगा उतना ही दिया उसको, लेकिन पैसा ले लिया 100 रुपया के बराबर, यानी 100 रुपया में जितना सामान होगा उतना के बराबर। तो टोटल कितना फायदा हो गया इसको? 2 का फायदा हो गया। कितना पे? 99 पे। इसको बहुत ही समझने वाली बात है ये। तो 2/99 गुना 100, ये कितना हो जाएगा? 200/99। तो 99 गुना 198 होता है, पॉइंट 2 बचा, 2 पर 0 20 हुआ, 99 एकम 99, यानी 20 आएगा तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग 1, इस तरह से आएगा, है ना दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2.01 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए 22 नंबर सवाल पे। 22 नंबर सवाल दोस्तों क्या है, देखिए 22 नंबर सवाल बेहद ही आसान है। क्या है? दी गई संख्याओं में किसका आरोही क्रम सही है? तो सब में एक ही बात है, 1/2 है और 2/3 है और 7/12, सब में एक ही नंबर है। तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। देखिए जरा सब में एक ही चेक करिए, 3 एकम 3 3 एकम 3 और 2 दूना 4, ये तो सही है कि आरोही क्रम बोला है तो पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला, ये एक्चुअल नंबर नहीं होता है, चेक करने का तरीका आपको पता है। 12 दूना 24 हो गया, 7 या 21 गलत हो गया, नहीं हुआ ये, क्योंकि यहाँ पे 24 था, यहाँ पे 21 था आपको, जबकि 3 21 24 ऐसे होना चाहिए, यानी कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे होना चाहिए। अगला आइए 7/12 फिर है 2/3 और फिर है 1/2, गुना करिए 7 या 21, 12 दूना 24, ठीक है, 2 दूना 4, 3 कम 3, ये भी नहीं हुआ, 4 के बाद 3 नहीं होना चाहिए, 3 के बाद 4 होना चाहिए। यहाँ आ जाइए 1/2 7/12 और फिर 2/3 है दोस्तों, तो 12 एकम 12, 7 दूना 14 और 7 या 21, 12 दूना 24, ये सही है दोस्तों, यानी 12 14 हो रहा है और 21 और 24 हो रहा है, यानी बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आरोही क्रम में सही में है। अगर आप डी में चेक करिएगा तो 2 दूना 4, 3 एकम 3, 4 3 हो ही नहीं सकता, बड़ा और छोटा पहले हो ही नहीं सकता है, आरोही क्रम आपसे पूछा दोस्तों। ठीक है, बेहद ही आसान सा सवाल था, इसमें तो एकदम चुटकी में आप हटा सकते हैं, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हम बोर्ड पे लिख दिए इसको। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए दोस्तों। 23वां क्वेश्चन क्या है कि 3 10 10 4 7 10 5 आंकड़ा का माध्य क्या होगा? माध्य क्या होता है? सबको जोड़ लीजिए, भागा में दे दीजिए, कितना को टर्म है, कितना को पद है। 3 10 13 10 23 4 27 7 34 10 44 5 49 अब बट्टे क्या को टर्म है टोटल? 3 3 6 1 7 है, तो 49/7 आंसर आ जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। आइए 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 24 नंबर क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज की घूर्णी समरूपता का क्रम क्या है? घूर्णी समरूपता यानी रोटेशनल सिमेट्री, यानी ये जो एक समांतर चतुर्भुज है, ये जो समांतर चतुर्भुज होता है, ये कितनी बार ऐसा ही नजर आएगा देखने पे? देखिए एक बार तो ये
ये जो खुद है इसको 1 गिना जाता है, आपको पता है। इसके बाद क्या, यहां रखिए, एक बार घुमाइएगा तो ऐसे बनेगा, दूसरे बार में ऐसे और तीसरे बार में ऐसे, यानी तीसरा बार में फिर ये ऐसा ही बन जाएगा, यानी कि पहला तो ये और तीसरा बार में, यानी कि टोटल एक और एक और 2 बार इसकी, यानी रोटेशनल सिमेट्री इसका 2 हो जाएगा, है ना दोस्तों। यानी कि इसकी घूर्णी समरूपता का क्रम 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका आंसर होगा। बहुत ही बेहद ही आसान सा सवाल था। 25 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या एकदम कैलकुलेशन वाला है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 1848 भागा 231 माइनस का 10, तो 231 से भागा दीजिएगा 1848 में, पूरा पूरा कटेगा कितना बार में दोस्तों, देखिए 8 बार में कटता है क्या, 8 एकम 8, 8 3 24 के 4, 2 8 2 16 2 18, बिल्कुल सही बात है, ये कट के 8 हो जाता है और 8 माइनस 10 आंसर होगा माइनस का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका आंसर हो जाएगा। बेहद ही आसान सा सवाल था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं दोस्तों। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 0.1263, ये है सवाल, देखिए 26वां सवाल, बेहद ही आसान सा सवाल है, छोटा छोटा सवाल है। 0.1263, इस पे बार लगा हुआ है। आपको पता है ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, पहले जो पॉइंट के बाद है उसको लिखिए 126 36, ये लिख दिए, यानी 12636 माइनस जितना पे बार नहीं है घटा दीजिए 126, यानी 1 2 6 पे बार नहीं है। और डिवाइडर में क्या करते हैं, जितना पे बार होता है उतना गुनो, यानी 2 अंक पे बार है 2 गुनो, और जय पे बार नहीं है पॉइंट के बाद हुआ 0, यानी 3 गो 0 दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, 12636 में से 126 घटाइए, 6 में से 6 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1, और 6 में से 1 गया तो 5, और यहां कितना जाएगा 12, 12510 में बट्टे कितना हो जाएगा 99,000 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 1 6 2 8 1 9, यानी 9 से ये कट रहा है, 9 से कट रहा है तो 9 एकम 9, 3 12, 3 पर 5 35 हो गया, 9 3 27 हो गया, 8 पर 1 81 हो गया, 9 9 81 हो गया, यानी 9 से ये कट रहा है और 9 से ये भी कटेगा, 11 9 99 पे 00, यानी 139 बट्टे 1100 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कहां दिखाई दे रहा है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। बेहद ही आसान, आप बने रहिए, खाली आप हमारे साथ 90 दिनों तक बने रहिए, इसके बाद जो फील आ जाएगा ना मैथ्स का, फिर मजा ही आ जाएगा कि कहां पढ़े थे मैथ्स, है ना दोस्तों। तो चलिए एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, 27वां क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 21:29 है दोस्तों, और उसका जो HCF दिया हुआ है, HCF जो दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है, तो उनका LCM क्या होगा। आपको पता है एक तरीका कि LCM इंटू HCF जो होता है वो 2 नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। 2 नंबर का जो LCM होता है और 2 नंबर का जो HCF होता है उसका जो गुणनफल होता है वो 2 नंबर के मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। यहां आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से HCF क्या रेशियो है तो HCF तो 1 ही आएगा, यहां HCF जो है यानी यहां जो HCF है 1 है, लेकिन एक्चुअली में 8 है, तो 1 जो है वो 8 के बराबर है, तो इतना किसके बराबर होगा, इसको आप 8 से गुना करिएगा तो 21 गुना 8 रियल में जो नंबर है ये आ जाएगा, और ये 29 गुना 8 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो रियल में जो नंबर होगा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, और इसका जब एलसीएम हम लेंगे तो क्या करेंगे 21 गुना 29, और जब एलसीएम लेते हैं जो कॉमन होता है उसको एक ही बार तो लेते हैं, है ना दोस्तों। जैसे आपको हम बोले कि 4 और 8 का एलसीएम लीजिए, तो आप क्या लीजिएगा 8 ही तो लीजिएगा, क्योंकि 4 को लिखिएगा 4 गुना 1, 8 को लिखिएगा 4 गुना 2, तो 4 गुना 2 8 ही तो होगा, क्योंकि कॉमन जो है 4 उसको तो एक ही बार लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो 21 गुना 29 गुना 8, तो इसको लंबा गुना करके अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो 21 को लिखिएगा 7 गुना 3, 29 एक आभाज्य संख्या, ऐसे रहने दीजिए। 8 भी एक क्या है सम संख्या है, तो 8 है सम संख्या है, तो सम संख्या को अगर विषम संख्या से गुना करते हैं तो क्या आ जाता है सम संख्या आ जाता है, तो सम तो इसमें सारा का सारा है। और हमें होना क्या है 3 से कटना चाहिए सब, तो 3 से तो कटना ही चाहिए क्योंकि 3 है इसके गुणनफल में, तो 3 से देखिए कौन कौन कट रहा है, ये 7 2 9 8 17, 17 4 21, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, और ये जो सी नंबर है जो 3 से नहीं कट रहा है तो हो ही नहीं सकता है, तो ए बी और डी में से क्या फिर चेक करना हमको, तो हमको 7 से चेक करके देख लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4872 देखते हैं 7 से चेक करके 7 से करता है या नहीं करता। कैसे करते हैं 7 से चेक, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 487 में से 4 घटाइएगा तो 483 आएगा, फिर 3 का स्क्वायर 6 होता है, 48 में से 6 घटाइएगा तो 42 आएगा, और 42 7 से कट जाता है, इसका मतलब आंसर इसका 110% ऑप्शन नंबर
ए होगा दोस्तों, यानी 4872 इसका एलसीएम होगा। आप चाहे तो गुना करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आइए दोस्तों 28 नंबर सवाल पे। 28 नंबर सवाल, टंकी में छेद हो गया। देखिए 28 नंबर सवाल क्या है दोस्तों, एक टैंक में 2 छिद्र है। पहला छिद्र टैंक को 3 मिनट में खाली करता है। ये होल 1 है, ये होल 2 है। पहला होल 3 मिनट में खाली कर देता है और दूसरा होल 5 मिनट में खाली कर देता है। ऐसे टाइम एंड वर्क के सवाल हम लोग करते हैं, ऐसे पाइप एंड सिस्टम्स के भी करते हैं। तो यहां पर जैसे मान लीजिए एक काम एक मजदूर 3 दिन में करता है, दूसरा 5 दिन में करता है, दोनों से पूरा काम निकालते हैं, यानी 15 आ गया और फिर इसको निकालते हैं, 3 से भगा देंगे 5 हो गया, फिर 5 से भगा देंगे 3 हो गया। टोटल को जोड़िएगा, दोनों एक साथ का आ जाएगा, तो 5 3 8 हो जाएगा, तो 15/8 हो जाएगा। 8 एकम 8 7/8, यानी कि 1.7/8 इतना समय में दोनों मिलके टैंक को पूरा का पूरा दोस्तों क्या कर देगा, खाली कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मात्र 2 सवाल बच रहा, फटाफट कर लेते हैं दोस्तों। 29 नंबर सवाल दोस्तों क्या है, 29 नंबर सवाल आपके सामने है कि संजीव एक फिक्स डिपॉजिट में निवेश करता है। यदि 11,000 रुपये को 11,000 रुपया है, 11,000 रुपये को 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाए और ब्याज को तिमाही चक्रवृद्धित किया जाए, तो उसे परिपक्वता पर कुल कितनी राशि मिलेगी। तिमाही जैसे ब्याज जोड़ा जाएगा, रेट आपका दिया हुआ है 20% और आपका जो टाइम दिया हुआ 6 महीना यानी 6/12 यानी 1/2 साल। आपको पता है जैसे ब्याज तिमाही कैलकुलेट होता है तो रेट जो होता है वो बट्टे में 4 हो जाता है, यानी रेट जो आया दोस्तों वो आ गया 5% का रेट आ गया। ठीक है, और ये जो समय है, समय में क्या होता है दोस्तों, जब ब्याज तिमाही कैलकुलेट होता है तो रेट में 4 से भागा हो जाता है और समय में 4 से गुना हो जाता है, तो 2 दूना 4 यानी 2 साल का समय है अब। ठीक है, क्योंकि ब्याज तिमाही कैलकुलेट हो रहा है। तो कैसे करेंगे, 11,000 है यहाँ पे, 11,000 2 साल के लिए आप जानते हैं कैसे करेंगे, रेट का इसमें गुना कर देंगे, इतना का परसेंटेज निकालेंगे 5%, तो 5% का मतलब 1/20 होता है। 11,000 का जब 1/20 निकालिएगा तो 550 आएगा, इसका जब आप 1/20 निकालिएगा तो 550 आएगा, यहां भी निकालिएगा तो 550 आएगा, इसका फिर आप 1/20 निकालिएगा यानी कि 550 का 1/20 निकालिएगा, 0 से 0 गया, 55/2 यानी 27 रुपया 50 पैसा दोस्तों, 27.5 रुपया हुआ। टोटल जोड़ लीजिए कितना होता है ब्याज जोड़िए, 500 500 1000 और 50 मिलके 100, 1127 रुपया, 1127 रुपया 50 पैसा सिर्फ ब्याज आता है। और टोटल रुपया पहले जो मूलधन था वो था 11,000, 11,000 में 1,127 जुड़िएगा, 12,127 होगा दोस्तों, यानी 12,127 रुपया 50 पैसा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मजा आ गया सवाल करने में। एक और सवाल, लास्ट लॉलीपॉप सा सवाल है दोस्तों कि 27 की पावर -2/3 का वैल्यू, तो 27 की पावर का मतलब हुआ 3 की पावर 3 27 होता है, उसके पावर में चढ़ा हुआ है 2/3, माइनस का 2/3, 3 से 3 कट गया दोस्तों, यानी 3 की पावर -2, इसको आप समझिए 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी दोस्तों आंसर हो गया। तो दोस्तों आज भी हम लोग इस सीरीज को खत्म कर दिए, 30 सवाल का सीरीज एनटीपीसी का। अब आपके सामने लगातार डेली बाय डेली आपको मिलेगा एनटीपीसी में पूछे गए जितने भी सेट हैं, यानी जितना भी सवाल है 30 सवाल हम लोग डेली करने वाले हैं दोस्तों। चूंकि आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है तो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा दिल थाम के आराम से आपको देखना है, एक एक सवाल को समझना है, आपकी तैयारी दोस्तों बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और हाँ, आपके सामने अब वीडियो लगातार आएगा, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो नहीं जा पा रहा था, अब आपके सामने लगातार आएगा वीडियो। आप बने रहिएगा, 90 दिनों तक आपकी जिंदगी संवर जाएगी दोस्तों, और जिंदगी फिर क्या जीने में मजा आ जाएगा दोस्तों। तो हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा, अपना प्यार इसी तरह बनाते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिएगा दोस्तों, शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।